हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम एटम फिजिक्स का चैप्टर जो है डिस्कस कर रहे थे, उसके आज हम डिस्कस करते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, बाइंडिंग एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्सरेज, एक्सरेज प्रॉपर्टीज। ये सब आज हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो चलिए हम व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर समझेंगे पहले, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम? ठीक। इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या है? इम्पैक्ट पैरामीटर होता है जो हमारे अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट करते हैं किसी भी, जो गोल्ड रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो गोल्ड की थिन फॉयल ली थी और गोल्ड की थिन फॉयल के ऊपर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया था। तो अल्फा पार्टिकल जो अपनी इनिशियल जो डायरेक्शन होती है, जब वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है, वो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन से जिस डिस्टेंस पर वो अ, क्या कहना चाहिए, डेविएट करता है, उस डिस्टेंस को जो है वो इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब क्या है? जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो उसकी इम्पैक्ट पैरामीटर कहलाएगी। मतलब क्या है ये, हम देखो, आपको थोड़ा सा वैसे समझ में नहीं आएगा, हम आपको डायग्राम से समझाते हैं। ये ये सेंटर है न्यूक्लियस का। तो ये जो डिस्टेंस होगी इसकी, ये बी,
ये इम्पैक्ट पैरामीटर कहलाएगी। मतलब सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से जो इलेक्ट अल्फा पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, यानी ये वाली डायरेक्शन, इससे सेंटर ऑफ न्यूक्लियस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो इम्पैक्ट पैरामीटर कहलाती है। क्लियर हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक, या इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। ठीक, डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। तो क्या हो गया इसका फॉर्मूला? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अल्फा पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, तो ये हो गया। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? V इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा, ये एंगल अगर थीटा है तो सबसे पहले हम इस थीटा की वैल्यू, इसकी जो नंबर ऑफ जितने पार्टिकल जो डेविएट होंगे उसका फॉर्मूला निकाल लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएट। थोड़ा पतला कर लें। n इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर अपॉन साइन टू द पावर 4 अल्फा बाई 2 ई स्क्वायर। तो ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो स्कैटर्ड है, जहां के क्या है? एनर्जी, जहां ई है, ई क्या है? ई जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है। क्या है? अब हम इसको इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे? इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला V इज इक्वल टू होगा जेड ई स्क्वायर कॉट अल्फा बाई 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई। ये इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक,
तो इससे क्या प्रूव हुआ? इससे प्रूव ये हुआ कि अगर कॉट की वैल्यू थीटा की वैल्यू है और 180 डिग्री होती है, ठीक, माने ये थीटा यहां इधर से आके वापस ऐसे आता है और वापस ऐसे मुड़ जाता है, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? बी की वैल्यू 0 होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? बी की वैल्यू 0 होना चाहिए, क्योंकि कॉट 180 का मतलब कॉट थीटा बाई 2 यानी कॉट 90, और कॉट 90 की वैल्यू 0 आती, तो बी की वैल्यू इस केस में 0 आएगी। मतलब क्या होगा? जब ये सीधा आके हेड ऑन कॉलिजन करेगा इस पे, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस पर आके टकराएगा सीधा सीधा बीचों बीच, तब ये इसका इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होगा। माने जब कोई भी अल्फा पार्टिकल वो उसके सेंटर के अलोंग, सेंटर की सीध में आके टकराता है, तो वो उसी लाइन पे वापस लौट जाता है, यानी उसका इम्पैक्ट पैरामीटर यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर 0 होती। माने इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियस होता है, ठीक। तो ये था हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हम लोगों ने अभी केमिस्ट्री में पढ़ी थी आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब वही थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे एटम में, फिजिक्स में भी है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब अपन ने क्या है, किसी भी एटम को आयोनाइज करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यानी किसी भी एटम से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, दूसरी भाषा में हम कहें, द एनर्जी नीडेड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक। उसी तरह से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी हम लोगों ने पढ़ी थी। मतलब एक एटम को निकालने के बाद फिर सॉरी एक एटम है, न्यूट्रलाइज है, उस न्यूट्रलाइज एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, उस एटम को निकालने के लिए जितनी एनर्जी जरूरत पड़ी वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई। और जब वो एक उसमें से एक जब निकल गया इलेक्ट्रॉन, तो उस पर प्लस चार्ज आ गया,
और प्लस चार्ज वाले आयन में से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी उसकी। ठीक है, और ये हमने डिटेल में केमिस्ट्री में पढ़ा था। ठीक है, तो अब आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये है, ये पोटेंशियल रिक्वायर्ड ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल through which electron can is isolated to acquire this energy is called ionization potential। मतलब इस एनर्जी को एक्वायर करने के लिए किसी इलेक्ट्रॉन को जिस इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जिस पोटेंशियल डिफरेंस से एसलेट करना पड़े वो उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। मतलब क्या है, अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में बात करें तो V होता है पोटेंशियल, और V में जब इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई कर दिया जाता तो वो EV कहलाती है। तो EV क्या होती है? एनर्जी। नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मली हम कहते हैं V जो है वो क्या है? पोटेंशियल है। और जब हम उसमें E का मल्टीप्लाई कर देते तो EV मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसकी हो जाती वो एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसकी हो जाती है वो एनर्जी। तो तो फिर क्या है ये आयनोएशन पोटेंशियल? क्या है आयनोएशन पोटेंशियल? इज ए potential different through which a electron is isolated to acquire this energy is called electrode ionization potential। तो ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, और इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी? 13.6 अपॉन एन स्क्वायर होगी। ठीक है, जहां पर कि ग्राउंड स्टेट में n इज इक्वल टू 1 है, तो हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और किसी अगर अन्य एटम के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो होगा 3.6 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ठीक, ये किसी अदर देन हाइड्रोजन एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, अब बात करें हम बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी की। Binding energy is a energy needed to separate the constituent of a system to the indefinite to the inde, indefinite distance, मतलब लार्ज डिस्टेंस। ठीक, इंडेफिनिट इन्फिनिट डिफरेंस या लार्ज डिस्टेंस तक किसी भी सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। ठीक है, एनर्जी needed to separate constituents of a system
टू इन infinite distance. ठीक है, और हाइड्रोजन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा, वो सेम होगी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक्साइटेशन एनर्जी। देखो एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, हम अभी चैप्टर में पिछले वाले में पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक, जैसे ये देखिए, इसकी ये ग्राउंड स्टेज है, n इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, n इज इक्वल टू 2, ये थर्ड एक्साइटेशन स्टेट, इसकी n इज इक्वल टू 3 यानी सेकंड एक्साइटेशन स्टेट है, और ये इसकी n इज इक्वल टू 4 थर्ड एक्साइटेशन स्टेट है। ठीक, एक्साइटेशन एनर्जी क्या कहलाती, इसका कितना होता है एनर्जी लेवल हाइड्रोजन एटम के लिए 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका होता है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका होता सॉरी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका होता है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका होता है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो एक्साइटेशन फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या कहलाएगी, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में ले जाने में, यानी ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वो उसकी कहलाती फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। वो कितनी होगी, 13.6 माइनस 3.4 यानी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक, तो ये हो गई इसकी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक, ग्राउंड स्टेट से
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जितनी भी एनर्जी की जरूरत करेगी वो उसकी एक्साइटेशन एनर्जी कहलाएगी। ठीक, और फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना कहलाएगा, जितना की पोटेंशियल जरूरत करे पड़े उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेटेड करने, जिस जिस पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेटेड करने करने पर इतनी एनर्जी एक्वायर कर ले वो इलेक्ट्रॉन, वो उसका एक्साइटेशन पोटेंशियल कहलाएगा। सेम जो है उसकी डेफिनेशन है, जिस तरह की डेफिनेशन जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल की थी कि जिस पोटेंशियल से उसको एक्सलेट करने के बाद वो इतनी एनर्जी एक्वायर कर ले वो उसका एक्साइटेशन पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम रिड्यूस्ड रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, आर कहलाता है रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है R इज इक्वल टू m e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट CH3। तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। अब ये जब रिडबर्ग कांस्टेंट हमने कैलकुलेट किया था तो रिडबर्ग कांस्टेंट में हमने जो ये मान के चले थे कि जब भी कोई अल्फा पार्टिकल किसी भी न्यूक्लियस से टकराता है तो न्यूक्लियस की साइज बहुत बड़ी है और अल्फा पार्टिकल की यानी इलेक्ट्रॉन की साइज बहुत छोटी है। ठीक है, तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रास्ते में आने वाले उससे टकराते हैं न्यूक्लियस से, तो क्या होता कि न्यूक्लियस बिल्कुल भी नहीं खिसकता, ये हम मान के चलते थे। जैसे मान लो ये एक न्यूक्लियस है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा तो ये मान के चलते थे कि ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं खिसकता, यानी ये अल्फा ये जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस बिल्कुल भी नहीं खिसकता और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर के इसकी या तो स्पीड शून्य हो जाती है या स्पीड इसकी 0 नहीं होती तो ये वापस लौट जाता है, लेकिन ये न्यूक्लियस अपनी जगह से नहीं हिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, न्यूक्लियस भी अपनी जगह से थोड़ा सा खिसक जाता है। तो इस वजह से क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो
इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो फिर अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो रिड्यूस्ड मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो एम रख रहे हैं ये हम, एम जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास रख रहे हैं हम। तो इलेक्ट्रॉन का मास जब, क्योंकि जो हम इस जो कॉलिजन ले रहे थे, ये कॉलिजन में क्या मान के चल रहे थे हम लोग, कॉलिजन में ये मान के चल रहे थे कि ये जो न्यूक्लियस है जब ये उससे इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन इज मच मच लाइटर देन दिस न्यूक्लियस। तो आफ्टर कॉलिजन विद दिस न्यूक्लियस डज नॉट एग्जिस्ट लिटिल बिट, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं खिसकता है। लेकिन रियलिटी में क्या है, ये न्यूक्लियस जब ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा तो ये थोड़ा सा खिसक जाता है। तो इस वजह से इसकी एम की जगह पर हम इसको रिड्यूस्ड मास को कैलकुलेट करेंगे और रिड्यूस्ड मास को हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और एम इसका मास है और एम जो है इस न्यूक्लियस का मास है। तो ये होगा एम इंटू एम अपॉन एम प्लस एम, ठीक। तो ये अब जो है, हम जब रिडबर्ग कांस्टेंट निकालेंगे, रिड्यूस्ड रिडबर्ग कांस्टेंट, तो इसमें ये इसकी वैल्यू पुट करना पड़ेगी, ठीक। तो आर, इसको हम शो करेंगे आर डैश से। तो आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, एम की जगह रखेंगे एम एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट सी एच क्यू। तो इसकी वैल्यू ये आई। इसको हम और अगर सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो इसको एम को इसको यहीं बने रहने, तो ये हो जाएगा एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट सी एच क्यू। और ये एम प्लस एम था यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे ये वाला एम जो कैपिटल वाला बचा, इसको हम एम अपॉन एम और प्लस एम अपॉन एम कर सकते हैं, ठीक। तो ये किसके बराबर रखा जाएगा, ये हमारा ये पूरा इस आर के बराबर हो गया। और ये इसमें क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस एम अपॉन एम।
तो रिड्यूस्ड जो रिडबर्ग कांस्टेंट है इसका फॉर्मूला क्या आ गया, आर 1 प्लस एम अपॉन एम आ गया। ठीक, तो अब ये इसमें क्या है, एम तो इलेक्ट्रॉन का है तो ये सबके लिए सेम रहेगा, लेकिन एम क्या है, जे किसका है, जे वेट है न्यूक्लियस का, तो ये अलग अलग रहेगा। अगर हम यहाँ बात करें हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के लिए, तो ड्यूटेरियम के लिए क्या होता है, ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस का मास हाइड्रोजन के मास से डबल होता। तो अगर हम यहाँ ड्यूटेरियम लेंगे, तो अगर ड्यूटेरियम के लिए आर डैश को कैलकुलेट करेंगे, तो ये देखिए ड्यूटेरियम के लिए आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन के लिए ये है 1 प्लस एम अपॉन एम एच। ठीक, और ड्यूटेरियम के लिए अगर लेंगे आर डैश, ये हाइड्रोजन के लिए और ये ड्यूटेरियम के लिए, तो यहां क्या हो जाएगा, आर 1 प्लस एम अपॉन 2 एम एच हो जाएगा। तो इससे ये क्या प्रूव हो गया कि ड्यूटेरियम के लिए क्या हो जाएगा, आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी ड्यूटेरियम के लिए, डिफरेंट हो जाएगा। किसके लिए, सेम ट्रांजिशन अगर होंगे, माने एक ही तरह के ट्रांजिशन है, मतलब n बराबर 1 से n बराबर 2 में जा रहा है, या n बराबर 2 से n बराबर 1 में जा रहा, ट्रांजिशन सेम है, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के लिए रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू डिफर हो जाएगी। इससे ये प्रूव हो गया। ठीक, तो ये था रिड्यूस्ड रिडबर्ग कांस्टेंट। तो अब इतना ही हम खत्म करते हैं आज। अब एक्सरे वाला टॉपिक रह गया, एक्सरे वाला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू।